हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी एप्रीहेंशन क्या होती है? सबसे बड़ी एप्रीहेंशन, मन में जो डाउट रहता है वो होता है कि क्लेम सेटल होगा कि नहीं होगा। जब कल को जरूरत पड़ेगी क्लेम की, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी कि नहीं देगी। तो उसी एप्रीहेंशन को मैं आज दूर करूंगी आपके लिए। अगर आपको भी ये डर रहता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शायद क्लेम ना सेटल करे, तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखें। एंड अ क्विक रिमाइंडर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट दी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं बात करूंगी ऐसे 7 रीजंस वाई योर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम गेट्स रिजेक्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौर चिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। 7 रीजंस वाई योर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम गेट्स रिजेक्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट, आप सब लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पे वेटिंग पीरियड होता है। इस पे एक वीडियो भी, एक नहीं इनफैक्ट काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है। एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी लास्ट वीक जिसमें मैंने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के बारे में बात किया था कि वो क्या होते हैं और क्या वेटिंग पीरियड्स होते हैं। तो वो आप लोग अवेयर होते हैं कि ये पहले से प्रॉब्लम है, तो इसका क्लेम नहीं मिलेगा इतने साल के लिए, 3 साल, 4 साल, 2 साल, डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन एक और एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड होता है जो बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते हैं। हमें पता है कि हमारी पॉलिसी इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, कि पहले 30 डेज तक हम प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। एक्सीडेंटल इमरजेंसीज कवर्ड फ्रॉम डे 1। लेकिन एक और वेटिंग पीरियड होता है विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, या सिंपल टर्म्स में उसको बोलते हैं स्लो ग्रोइंग इलनेसेस। अगर स्लो ग्रोइंग इलनेस की वजह से कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है, ये लिस्ट होती है हर पॉलिसी में, 17-18 इलनेसेस की लिस्ट है। टू गिव यू एन एग्जांपल, विच इज स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, तो ये सब चीजें आपकी 2 साल तक कवर नहीं होती है। ये स्लो ग्रोइंग है, इमीडिएटली इसकी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, तो हर कंपनी वेटिंग पीरियड लगाती है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई हॉस्पिटलाइजेशन आपकी होती है तो वेटिंग पीरियड विल बी अराउंड 2 ईयर्स, मोस्टली 2 ईयर्स होता है स्लो ग्रोइंग इलनेसेस का। तो अगर इससे कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी पहले 2 साल। मान लीजिए आपने आज पॉलिसी ली और 6 मंथ्स के बाद अगर स्टोन से रिलेटेड आपको सर्जरी करानी पड़ जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी वेरी क्लियरली। तो ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और क्लेम नहीं मिलता है तो यू फील चीटेड। तो आप चीटेड ना फील करें, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें पहले से पता होंगी तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपने अपनी पॉलिसी में चेक नहीं करा है कि क्या चीजें 2 साल तक कवर नहीं और आपकी न्यू पॉलिसी है, तो प्लीज चेक करें। आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में और पॉलिसी वर्डिंग में भी मेंशन्ड है। आप चेक कर सकते हैं कि ये स्लो ग्रोइंग इलनेसेस कौन सी हैं, स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स कौन सी हैं जो 2 साल तक आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, सो दैट यू नो एंड यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ क्लेम। दूसरा जो रीजन है वो है चेंज इन पॉलिसी बेनिफिट्स। तो IRDA इंश्योरर्स को ये परमिशन देता है कि आप अपनी पॉलिसी बेनिफिट्स चेंज कर सकते हैं, आप अपने पॉलिसी के फीचर्स चेंज कर सकते हैं, प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, बट IRDA से अप्रूवल लेना जरूरी है अगर कुछ चेंजेस अगर इंश्योरर आपकी पॉलिसी में कर रहा है। और इंश्योरर आपको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म भी करते हैं, आपको बताते हैं कि ये चेंजेस हमने करे और आपके लिए क्या रेलिवेंट है जानना, तो आपको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करते हैं। तो ये भी आपको ये समझे कि आज आपने पॉलिसी ली है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो रहा है, बट आप ये समझे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इंश्योरर जब भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 साल का या मैक्सिमम 3 साल का, उससे ऊपर की पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, अनलाइक योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जनरली 15 साल, 20 साल, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो चेंज नहीं होता इन बिटवीन। यहाँ पे कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, बेनिफिट्स और फीचर्स भी चेंज हो सकते हैं, तो आपको ये देखना रहेगा कि कुछ चेंजेस तो नहीं हुए आपकी पॉलिसी में। इंश्योरर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता है, आप भी मेक श्योर कीजिए कि आपकी ईमेल आईडी और एड्रेस प्रॉपर्ली अपडेटेड है पॉलिसी में, सो दैट अगर वो आपको कम्युनिकेट करे तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थर्ड, जो काफी लोग विटनेस करते हैं कि क्लेम रिजेक्ट हुआ क्योंकि मेडिकली नेसेसरी नहीं था एडमिट होना हॉस्पिटल में। तो इसका क्या मतलब होता है? मेडिकली नेसेसरी होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और मेडिकली उसकी एडमिशन की, हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कोविड का। कोविड के टाइम पे बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट हुए ये बोल के कि हॉस्पिटलाइजेशन वॉज नॉट जस्टिफाइड। आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेट कर रहे होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन वॉज नॉट जस्टिफाइड या हॉस्पिटलाइजेशन वॉज नॉट मेडिकली नेसेसरी। मान लीजिए आपका कोविड बिल्कुल माइल्ड था, लेकिन आपने इंसिस्ट करा दैट यू वांट टू स्टे इन द हॉस्पिटल जस्ट कि वो वर्स ना हो और एडमिट हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी जब तक वो क्रिटिकल नहीं था या कुछ ऐसी कंडीशन नहीं थी कि आपको एडमिट होना ही था। अगर डॉक्टर ने बोला कि नहीं एडमिशन के बिना वो मैनेज नहीं हो सकती कंडीशन, यू हैव टू गेट एडमिटेड, तो वो मेडिकली नेसेसरी होता, अदरवाइज वो मेडिकली नेसेसरी नहीं था। अगर हम इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन के लिए एडमिट होते हैं, सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने, बहुत सारे लोग ये भी मेरे से पूछते हैं कि टेस्ट कराने हैं तो क्या हम एडमिट होकर टेस्ट करा लें?
क्योंकि 24 आवर्स का क्लॉज होता है कि 24 घंटे आपको एडमिट होना जरूरी है। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करा रहे हैं, कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन के लिए एडमिट हो रहे हैं, तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं पे करेगी। तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है कि मेडिकली नेसेसरी होता क्या है। ये बेसिकली क्लॉज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स भी आते हैं इसी ग्राउंड पे, तो इसलिए वो चीज बचाने के लिए उन्होंने ये क्लॉज डाला हुआ है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट, रूम रेंट लिमिट। जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कुछ पॉलिसीज में आज भी रूम रेंट लिमिट है। मोस्टली पॉलिसीज में रूम रेंट लिमिट खत्म कर दी गई है और सिंगल प्राइवेट एसी रूम की भी डेफिनेशन डाल दी गई है। बट अभी भी कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें रूम रेंट लिमिट है। मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, आपकी पॉलिसी बोल रही है कि आपका रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन है 1% ऑफ सम एश्योर्ड विच इज 5,000 रुपीज। आप अगर मान लीजिए एडमिट होते हैं 4 दिन के लिए, आप रूम ले लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, 5,000 से लेके लेट्स से 8,000 वाला रूम आप ले लेते हैं। इंस्टेड ऑफ 5,000 यू ऑप्ट फॉर 8,000 वाला रूम बिकॉज इट्स अ सिंगल रूम या बेटर रूम है, यू वांट टू गेट ट्रीटेड इन दैट रूम। तो जो 3,000 रुपए डिफरेंस है पर डे, सो वो 3,000 डिफरेंस पर डे इंटू 4 डेज इज 12,000 रुपीज। बट जब आपका बिल आएगा तो जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी वो सिर्फ 12,000 डिडक्ट नहीं करेगी, वो आपको सिर्फ अपनी पॉकेट से नहीं देना, लेकिन जो एसोसिएटेड कॉस्ट भी होती है, मतलब जैसे आप रूम अपग्रेड करते हैं तो सारी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। डॉक्टर कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट कॉस्ट, सर्जरी कॉस्ट, एवरीथिंग गेट्स इंक्रीज। तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन होगा। तो हो सकता है लेट्स से अगर आपका 1 लाख रुपए का बिल बने तो 1 लाख में से सिर्फ 12,000 डिडक्ट नहीं होगा, हो सकता है 30,000 या 40,000 भी डिडक्ट हो जाए, क्योंकि एसोसिएटेड कॉस्ट भी वो आपसे ही लेंगे क्योंकि आपने रूम अपग्रेड करा है। तो बी अवेयर ऑफ योर रूम रेंट लिमिट्स कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है क्या, एंड कोशिश कीजिए, मतलब मेरा मानना है कि आप सिंगल रूम वाली पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं क्योंकि पोर्टेबिलिटी भी बहुत ईजी है। पोर्टेबिलिटी के बारे में जानना चाहे तो हमारी एक सेपरेट वीडियो है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। 5th पॉइंट है, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट योर प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म आपका बेस बन जाता है, बेंचमार्क बन जाता है क्लेम के टाइम में। तो आप प्रपोजल फॉर्म को लाइटली नहीं ले सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन आप प्रॉपरली फिल करें टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। अगर कोई और आपके बिहाफ पे फिल कर रहा है तो प्लीज रीचेक एंड रीचेक मल्टीपल टाइम्स। अगर आप खुद फिल कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान से भरिए और एक एक क्वेश्चन पढ़ के भरिए, बिकॉज ये एक्चुअली आपकी फाउंडेशन बन जाती है। अगर फाउंडेशन गलत है तो कल को बिल्डिंग गिरने के चांसेस हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपकी ये फाउंडेशन बन गई, ये बेंचमार्क बन गया, कल को क्लेम आएगा तो यही इसी के बेसिस पे क्लेम सेटल होगा। अगर इसमें कुछ इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है या कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, आपने सही से आंसर नहीं दिया, येस नो की जगह आपने NA कर दिया, या प्रॉपरली आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, समझा नहीं और आंसर नहीं दिया, तो कल को क्लेम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी। लेट्स से अगर आप अपने पेरेंट्स की पॉलिसी ले रहे हैं, लेट्स से असान इज बाइंग पॉलिसी फॉर द पेरेंट्स, एंड जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रपोजल फॉर्म में भरी, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी रिगार्डिंग मेडिकल हिस्ट्री वो आपने बता दी, शायद पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं थी या आपने पेरेंट्स से पूछा ही नहीं। इट्स बेटर दैट यू कंसल्ट देम एंड आस्क देम। अभी पीछे भी मैं किसी से बात कर रही थी तो ही वाज लाइक आई एम नॉट श्योर कि इसके अलावा कुछ और है कि नहीं है। देन आई टोल्ड हिम कि आप एक बार प्लीज कंसल्ट कर लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, गिव इट अ टाइम, विल नॉट डू दिस इन अ हरी। आप टाइम लगाइए और उनसे पूछिए कि कभी कोई पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई थी, कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री है या हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी जो शायद आपको नहीं पता, या कोई और मेडिसिन वो लेते हैं जो आपकी नॉलेज में नहीं है, सो दैट प्रपोजल फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी चीजें आपको पता है वो तो आप बिल्कुल मेंशन करें ना, मतलब अपनी तरफ से छुपाने की कोशिश ना करें, बिकॉज इंश्योरेंस होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। जो आपने बोला वो इंश्योरर ने मान लिया, उन्होंने टेस्ट नहीं करा, बट कल को क्लेम आएगा और अगर कुछ ऐसा पता लगा कि पहले से कुछ था और वो पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं है, तो क्लेम के टाइम पे डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप जानना चाहें कि इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है तो आपको इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स भी देखने चाहिए कि कैसे हैं। उस पर भी मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, वो भी आप प्लीज देखें। 6th पॉइंट है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द हॉस्पिटल। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, आपके बिहाफ पे कोई और एडमिशन आपको करा रहा है, तो शायद उनको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, कि आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं, क्या आपकी सिग्निफिकेंट हॉस्पिटलाइजेशन है पुरानी, क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। तो हो सकता है वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को या हॉस्पिटल को दें। होता क्या है क्लेम में, जब वो इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है और वही इन्फॉर्मेशन आगे TPA को, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को या इंश्योरेंस कंपनी को पास ऑन होती है, उसके बेसिस पे क्लेम एक्सेप्ट होता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी, मान लीजिए उसमें कुछ चीज छुपाई गई, मैं ये नहीं कहूंगी छुपाई गई, या पता नहीं था, उन्होंने बताया नहीं, या कुछ चीज एक्स्ट्रा डिस्क्लोज कर दी जो है ही नहीं है, तो उस टाइम पे क्लेम में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि ये तो पॉलिसी में मेंशन नहीं था, आप कैसे बोल रहे हैं, या ये पॉलिसी में मेंशन है, आप कैसे बोल रहे हैं नहीं है। तो इसलिए इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आपका जो इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल को दें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें।
मतलब आधी अधूरी या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना दें जिसकी वजह से आगे क्लेम में, क्योंकि आप उसको अमेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने या हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस कंपनी को दे दी, आप बाद में अगर उसको काउंटर करते हैं कि ये गलती से हमने दे दी थी, वी वांट टू चेंज इट, सो इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज एक बार इंश्योरेंस कंपनी को डाउट हो जाता है कि आपने पहले वो इन्फॉर्मेशन दी थी, अब आप दूसरी इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हो। एंड डॉक्टर एंड हॉस्पिटल विल ऑल्सो नॉट कोऑपरेट इन दैट कि हम चेंज करके दोबारा भेज देते हैं। तो मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन टू देम। 7th रीजन कि आप लैक ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, जब आप क्लेम फाइल करते हैं तो प्रॉपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनको देने जरूरी होते हैं क्लेम सेटल करने के लिए। सो वो लिस्ट में आपकी डिस्चार्ज समरी होती है, वो लिस्ट में आपके KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ ऑफ द पेशेंट, एंड सारे बिल्स होते हैं, ओरिजिनल बिल्स, सारी रिसीट्स होती हैं जो अगर आपने पे की हैं और आप रीइंबर्समेंट अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी देनी जरूरी है क्लेम करने के लिए। एंड कोशिश कीजिए वो हैंड रिटन रिसीट्स ना हो, प्रॉपर प्रिंटेड और नंबर्ड बिल्स हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि शायद कई बार उनको लगता है इंश्योरेंस कंपनी को, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, तो कि फॉर्ज्ड तो नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है, सो दे वांट टू ऑथेंटिकेट इट, दे हैव टू ऑथेंटिकेट इट बिफोर सेटलिंग द क्लेम। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कई बार इसकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं आई, पेपर्स पूरे नहीं आए। मेक श्योर टू, अगर रीइंबर्समेंट क्लेम आप फाइल कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट कर ले। ये लिस्ट आपको पॉलिसी टू पॉलिसी मिल जाएगी, क्या इंश्योरर की रिक्वायरमेंट है। मैंने वैसे रीइंबर्समेंट क्लेम्स पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि कैसे आपको फाइल करना चाहिए। तो आप अपनी पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर ले, एक एक करके नहीं दें इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि वो कंफ्यूजन होती है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू क्लेम रिजेक्शन। आप सारे इकट्ठे कर ले एक जगह पे, देन आप एक ही बार फाइल करें क्लेम। जो भी प्रोसेस है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उस तरीके से फाइल करें एंड मेक श्योर दैट यू टेक द रिसीविंग ऑल्सो, सो दैट कल को आपके पास कुछ प्रूफ है कि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। ये थे 7 रीजंस व्हाई योर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम गेट्स रिजेक्टेड। एक और बोनस पॉइंट मैं देना चाहूंगी यहाँ पे, 8th पॉइंट, वो है रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और ये हर पॉलिसी में एप्लीकेबल होता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमेशा रीजनेबल और कस्टमरी क्लॉज के हिसाब से ही पेमेंट करती है। तो आप जिस एरिया में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जहां ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसी कैटेगरी के दूसरे हॉस्पिटल्स क्या चार्ज कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट के लिए, तो वो होगा रीजनेबल एंड कस्टमरी। ये नहीं है कि आपका हॉस्पिटल लेट्स से 1.5x चार्ज कर रहे हैं, जो दूसरे हॉस्पिटल जिसके लिए x चार्ज कर रहे हैं, तो अगर वो एडिशनल चार्ज कर रहे हैं तो वो एडिशनल कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं बेयर करेगी। सो दिस क्लॉज इज देयर टू प्रिवेंट हॉस्पिटल्स फ्रॉम ओवरचार्जिंग यू। कई बार हॉस्पिटल्स ओवरचार्ज करते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये क्लॉज आपके लिए है। तो बी अवेयर ऑफ दिस क्लॉज एंड प्रॉपर बात कीजिए जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं कि आप पूरा, यू हैव द राइट टू नेगोशिएट कि आप रीजनेबल चार्ज कीजिए, अननेसेसरी मत चार्ज कीजिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, why your health insurance claims rejected, और आपको क्या जानना जरूरी है, so that you don't feel cheated and you don't have this disappointment कि claim settle नहीं हुए। I'm sure ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कुछ भी क्वेश्चंस हो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के रिगार्डिंग तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नीचे है। अ क्विक रिमाइंडर बिफोर लीविंग, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब so that you get the right information at the right time. So signing off, take care, stay safe, bye bye. क्योंकि एक तो IRDA से अप्रूवल लेना, थैंक यू, अपनी नॉलेज